हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? सर माइक ऑफ है। गुड इवनिंग, आवाज आ रही है सबको? यस सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है ना? सब कुछ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, मतलब लाइट थोड़ा आ रहा है। ब्लर कर रहा है, फिर ठीक हो जाता है, ब्लर कर रहा है। सभी को प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर, मेरा नहीं ठीक है। नो सर, ठीक है। मेरा भी ठीक है। ठीक है, अभी समझ गए हो क्या बोलने जा रहे हैं? नहीं सर, वो लाइट थोड़ा बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, चलो भाई। तो आज हम लोगों को है ना करंट में आगे प्रोसीड करना है। कहाँ तक आप करंट में डिस्कशन कर चुके हैं? क्या आप हमको बता रहे हैं? ये सब आप पढ़ चुके हैं ना? यस सर, ओम्स लॉ तक क्लास। ठीक है, ओम्स लॉ भी आप पढ़ चुके थे। आप है ना माइक्रोस्कोपिक व्यू भी पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू भी पढ़ चुके थे। वेरी वेरी गुड। और आप टेम्परेचर ही पड़ दी। हाँ यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आप पढ़ चुके थे। तुम लोग बहुत पढ़ लिया यार। ठीक है। और तुम आज है ना रजिस्टर का ये भी देख चुका था, ग्राफ के बारे में भी डिस्कशन हो चुकी थी, करेक्ट ना? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोग ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी पढ़ लिया। कोई बताएगा व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का इक्वेशन बोलो। The mass of me मतलब mass of electron by n e squared तो L by A। हाँ, L by A अगर लग जाएगा तब तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, तो L by A छोड़ देंगे तो पहला वाला जो टर्म है m by n e स्क्वायर टॉ वही हमारा रेजिस्टिविटी है, करेक्ट ना? रेजिस्टिविटी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब भी आप कर रखे थे, ये सब आप डिस्कशन कर रखे हैं। नाउ एक्चुअली आज हमको है ना आपको करंट के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस कराना। हाँ, हम आपको फ्रैंकली स्पीकिंग हमको करंट में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराना है, लेकिन उसके पहले हम रजिस्टर का एक पोर्शन पढ़ा देना चाहते हैं ताकि आपको उसके बाद है ना काम करने में कहीं बीच में दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब आप यहाँ चीज को देखिए ध्यान से। रेजिस्टेंस, जब आप किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का चर्चा करते हैं, जब आप किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का चर्चा करते हैं तो रेजिस्टेंस में होता है रो एल बाई ए। आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि किस चीज का किस पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो आपका रो दिख रहा है ना, ये रो बताता है कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल तुमको ये भी बताता है कि ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कारण है कि रो के इक्वेशन में वो था ना m बाई एन ई स्क्वायर टॉ, तो n जो था, जो स्मॉल n था वो कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इज दिस क्लियर? वॉल्यूम। तो सबका तो अपना अपना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो एक अच्छा कंडक्टर है, वो एक अच्छा कंडक्टर है, बैड इंसुलेटर है, बैड रजिस्टर है। ओके, तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, स्मॉल n का वैल्यू बड़ा होता है, तो उसका रेजिस्टिविटी बोलो या रेजिस्टेंस बोलो वो कम आता है। सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं? अरे हम ये बोल रहे हैं कि R का इक्वेशन होता है m बाई एन ई स्क्वायर टॉ और साथ में L बाई ए। तुम जितना अच्छा कंडक्टर लेगा, तुम जितना अच्छा कंडक्टर लेगा उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो आर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, वो अच्छा कंडक्टर। टॉ का इफेक्ट मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट, एन का इफेक्ट मतलब मटेरियल का इफेक्ट। अब जो इफेक्ट बचा है वो एल और ए है, मतलब डायमेंशन। रो मटेरियल टेम्परेचर, एल बाई ए ये बताएगा डायमेंशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर रजिस्टर के डायमेंशन में किसी तरह का चेंज किया जाए, अगर रजिस्टर के डायमेंशन में किसी तरह का चेंज किया जाए, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में किसी तरह का चेंज कर दिया जाए, तो उस केस में आपके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस केस में आपके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, चलिए
बढ़िया है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है। देखिए ध्यान से, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर ऑन रेजिस्टेंस। जब आप किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के डायमेंशन में चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको आगे देखना है। देखिए हम लोग कंडक्टर के डायमेंशन में दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो कंडक्टर को तोड़ दीजिए, काट दीजिए, छांट दीजिए, मतलब काट देंगे सर, तोड़ देंगे सर, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप उसको है ना खींचिए, आप उसको दबाइए, आप उसको मेल्ट करके नया चीज बना दीजिए। पता है दोनों में अंतर किस चीज का है? दोनों में अंतर है कि जब आप कंडक्टर को काटते हैं, छांटते हैं, तोड़ते हैं, तो आप उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखते हैं। अगर आप इसको बीच से काट दीजिएगा, अगर आप इस कंडक्टर को बीच से कट कर दीजिएगा, लेंथ आधा हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इसको खींच के लंबा कर दिए, हम इसको दबा के है ना मोटा कर दिए, हम इसको मेल्ट करके कोई नया चीज बना दिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो अगर आप किसी कंडक्टर को डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल पीसेस में, तो याद रखना वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ, ओके, पोटेंशियल नहीं, वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ऐसे केस में सीधा याद रखना रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप अगर किसी कंडक्टर को बीच से काट दें, आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर का टोटल लेंथ है L और इसका रेजिस्टेंस है R। अब अगर आप इसको बीच से काट दिए तो आपके पास दो कंडक्टर हुआ और दोनों कंडक्टर का लेंथ हुआ L/2, तो रेजिस्टेंस भी हुआ R/2। दोनों कंडक्टर का लेंथ हुआ L/2, 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 तो रेजिस्टेंस भी हुआ R/2, R/2। सर अगर हम इसको ऐसे काटते, सर अगर हम इसको इस तरीके से काट देते तो एक हिस्सा हो जाता सर L/3 और एक हिस्सा हो जाता सर 12/3। तो देखो भाई, जो हिस्सा L/3 होता उसका रेजिस्टेंस R/3 हो जाता, जो हिस्सा 12/3 होता उसका रेजिस्टेंस 2R/3 होता। मेरी बात समझ में आई? यस सर। सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं, प्रोपोर्शनल। और एरिया के साथ क्या सर, देखो अगर हम इसको ऐसे कट करने के बजाय अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को डिवाइड कर दे, मतलब क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, एरिया दिखाना है। इसका लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है। अब अगर हम इसको यहाँ बीच से ऐसे कट कर दें, ठीक है, तो एक हिस्सा ऐसा बन के आपके सामने आएगा, क्या बोलते हो, एरिया हाफ हुआ, लेंथ तो वही है, तो रेजिस्टेंस याद रखना डबल हो जाएगा। एरिया हाफ हुआ, रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा। एरिया हाफ हुआ, रेजिस्टेंस क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, डबल हो जाएगा। तो ये उस समय आप कहानी यूज करेंगे जब आप उसको काट छांट करेंगे, तोड़ेंगे, काटेंगे, छाटेंगे, वॉल्यूम सेम नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से जाएं। अब अगर सुनिए, ध्यान से समझिए, अगर हमारे कंडक्टर को आप स्ट्रेच करते हैं, रिकास्ट करते हैं डिफरेंट शेप, स्ट्रेच करना, खींचना, रिकास्ट करने का मतलब है मेल्ट कर दिए फिर पिघला के एक नया चीज बना दिए, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम होता है एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब सुनो जरा, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, उसमें जहां L था वहां V बाई ए पुट कर दो, तो मेरे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू V बाई ए स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर। देख भाई देख, इसको इससे मिला। आप दोनों जगह अगर एक ही चीज अप्लाई कीजिएगा गलत होगा कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ 1 बाई ए है, यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना पड़ेगा कि मेरा वॉल्यूम कैसा है, मेरा वॉल्यूम कट छट नहीं रहा है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नीचे ए स्क्वायर के साथ इनवर्सली, और अगर वॉल्यूम कट छट रहा है तो याद रखना ए के साथ इनवर्सली, ओके। सिमिलरली
अगर आप लेंथ के लिए जाएंगे तो एरिया को V बाई एल कर दीजिए, एल ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब इसको भी मिला लो इसके साथ, कहाँ गया ऊपर में, यहाँ R प्रोपोर्शनल L है और यहाँ R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर है। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको क्वेश्चन में ये पता करना पड़ता है कि विच ऑप्शन इज देयर एंड हाउ वी हैव टू परफॉर्म दैट। क्या इस क्वेश्चन को आप रीड कर पा रहे हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं सब कोई? यस सर। यस सर। लिखा है इफ हाफ पोर्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, इस कंडक्टर का आधा पोर्शन स्ट्रेच किया गया, सो दैट इट्स टोटल लेंथ बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, इसका जो टोटल लेंथ होगा वो इसके इनिशियल लेंथ का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तुमसे बोला गया है कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, आपको नया रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना है। क्या बोलते हो? 2 मिनट, चलो 2 मिनट ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो सब कोई। सर R1/2 इतना आसान नहीं है भाई, थोड़ा समय लगेगा। आधा ही खींचे हैं, आधा ही खींचे हैं, आधा को नहीं छुए हैं, आधा ही खींचे। थोड़ा अच्छे से पढ़ो, दिमाग दौड़ो। सर 4 R अच्छा, आप लोगों का 4R आ रहा है, आप लोग अच्छे से सॉल्व किए, सोचे हैं थोड़ा। सर मेरा 3/2 चलिए ठीक, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। नीचे तो सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन में आप जाइएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से नहीं समझिएगा। चलिए, आपको हर चीज़ यहाँ पे एग्जामिन करना चाहिए, समझना चाहिए। ओहो, यह आपके पास वो कंडक्टर था भाई, हम इसका लेंथ L, रेजिस्टेंस R और एरिया A मान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला ना कि इसका आधा पोर्शन वैसे ही रखो जैसे है, और जो बाकी आधा पोर्शन बच गया है ना उसको तब तक खींचो जब तक कि पूरा का पूरा लेंथ जो है वो डबल ना हो जाए। मतलब अगर मेरा आधा पोर्शन वैसे ही है तो क्या हम आधा रेजिस्टेंस R/2 कर लें? यस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखो, क्वेश्चन ये कहा है कि पूरा लेंथ जो है वो डबल हो जाए। अच्छा, अगर पूरा लेंथ डबल हो जाए तो जो खींच के नया लेंथ बना है क्या वो 3L/2 होगा? यस सर, नया लेंथ 3L/2। ठीक है। यस सर। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आप जिस पोर्शन का चर्चा कर रहे हैं, आप उस पोर्शन में इसको आधा बीच से ऐसे सोच लीजिए। देखिए, इधर वाला पोर्शन L/2 था, रेजिस्टेंस R/2 था और वो एज इट इज उतर गया। इधर वाला पोर्शन L/2 था, रेजिस्टेंस R/2 था, लेकिन इसमें अब ये फेनोमेनन हुआ। ठीक है, जो राइट वाला फेनोमेनन है वो स्ट्रेचिंग है ना। यस सर। तो अगर हमको इस पोर्शन का रेजिस्टेंस लिखना पड़ा, अगर हमको R' लिखना पड़ा, तो जरा गौर करना, क्या हम R/2 को प्रोपोर्शनल L/2 के स्क्वायर के साथ कर दें, और क्या हम R' को प्रोपोर्शनल 3L/2 का स्क्वायर के साथ कर दें? बोलो समझा? यस सर। हमको नहीं लग रहा सब कोई समझा। फिर से देख लो सब कोई, क्या सब कोई समझा? यस सर। नो सर। देखिए, मन की बात है। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, यही तो हम चाहते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोले आप। देखिए क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग है ना इस पर्टिकुलर कंडक्टर को दो हिस्से में डिवाइड करके रखे हैं, ए, बी और सी। ए बी एज इट इज रह गया है, लेकिन बी जो है वो C' तक स्ट्रेच कर दिए हैं। तो जो ए बी L/2 था, R/2 था, वो तो वैसे ही लिख दिए, लेकिन BC वाले हिस्से में स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, स्ट्रेच करे हैं ना हम लोग। तो स्ट्रेच में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे ना, यहाँ देखो ना, स्ट्रेच में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे ना कि L² के साथ प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। ठीक है, तो अगर ये L² के साथ प्रोपोर्शनल है तो इस हिस्से के लिए जो रेजिस्टेंस है वो L/2 के स्क्वायर के साथ, और इस हिस्से का जो नया रेजिस्टेंस बन रहा है वो 3L/2 के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। बोलो समझे? यस सर। अब आप दोनों को डिवाइड करके R' निकालें, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, R' मिल जाएगा। तो R/2 डिवाइडेड बाई R' इज
एल स्क्वायर बाई 4 और नीचे 9l स्क्वायर बाई 4, ये एल स्क्वायर बाई 4 कट गया, 1/9 आ गया। इसका मतलब जो आर डैश है वो 9r/2 है। इसका मतलब जो आर डैश है वो 9r/2 है। ये वाला जो आपको आर डैश दिख रहा है वो 9r/2 है। अब देखो ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी डैश तक, ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी डैश तक, ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस r/2 और बी से सी डैश तक 9r/2। बिकॉज दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, इसलिए जो आप फाइनल आंसर लेंगे वो दोनों आप ऐड कर देंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। So 5r is the answer। किसका सही हुआ 5r? 5r एक आर कम होता था आंसर में। हाँ हाँ क्या बोले? बोलते सर एक आर कम था। एक r कम था, अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन भी अगर 10 मार्क्स का रहेगा तो खाली एक हट जाएगा। अरे बाप रे। तो देखो ये था तुम्हारे सामने क्वेश्चन, ओके? आपके सामने सारा का सारा चीज दे दिया गया है, अच्छे से समझिए, ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक है ना बॉक्स बना हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग है। ऑब्वियसली एल सबसे बड़ा है, उससे कम बी है, सबसे कम एच है। आपको बताना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, या दोनों का रेशियो क्या होगा। मटेरियल है रो, मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस इसका क्या होगा। अगेन यू हैव 2 मिनट्स, फिर से आपके सामने 2 मिनट। तो आपको है ना इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड के ऊपर है ना मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस आपको बताना था, ठीक है ना? देखिए आप जब कोई भी चीज लिखते हैं ना आपको उसका पूरा सेंस समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, ठीक है? जस्ट एक मिनट। हाँ ठीक है, तो जरा गौर करो, आपको उसका पूरा सेंस। आवाज आ रही है सबको? यस तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, ये हम लोगों का है ना रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब जरा सोचिएगा, थोड़ा चीजों को समझिएगा। हाँ, आप जब इस पर्टिकुलर रेजिस्टर का वैल्यू लिखते हैं, आप जब रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहते हैं, आप जब रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको लेंथ मैक्सिमम और एरिया मिनिमम लेना चाहिए। और जब आप इसी के रेजिस्टेंस को मिनिमम करना चाहते हैं तो आपको लेंथ मिनिमम और एरिया मैक्सिमम लेना चाहिए। बोलो समझ में आया? यस सर। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इसका मैक्सिमम लेंथ एल है तो एरिया मिनिमम ये होगा ना? अरे नहीं समझा? यस सर, समझ गए सर। तो रेजिस्टेंस का जब आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो लेंथ एल रहेगा और एरिया में बी इंटू एच होगा। और जब आप रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू निकालिएगा तो सबसे छोटा लेंथ कौन था? बोलो सबसे छोटा लेंथ कौन था? एच था। यस सर। तो लेंथ के जगह पे एच होगा और अब एरिया में एल इंटू बी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ यस सर। सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोले? यस सर, समझ में आ रही है। सबके लिए क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। चलिए बढ़िया। तो रजिस्टर में आपके सामने ये सब आपके नॉलेज के लिए चीज था, आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए और इतना अच्छे से कमांड रखना है। क्या बोलते हो, करंट में अभी तक का सारा फॉर्मूला ये सब याद करके बैठे हो? ज्यादा तो नहीं सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। देयर इज नो सर, नो सर। पूछिए सर। सर बोले ज्यादा तो नहीं, थोड़ा नहीं नहीं पूछेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन ऑन करें। हाँ सर, चलिए कोशिश करेंगे बनाने का। कोशिश एक आशा।
हाँ भाई देखिए, आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। ओके, तो जरा गौर करना, आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। पिछले दिन भी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं, आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या हम लोग पिछले दिन यहाँ तक डिस्कस कर, अच्छा ये साइज आपको दिख रहा है? हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, ओम्स लॉ सेज दैट, लास्ट आप बता चुके थे सर V इक्वल्स टू IR होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बता चुके थे। कोई हमको डायरेक्ट बता सकता है क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर? लास्ट टाइम फॉर्मूला डिराइव किए थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। फॉर्मूला Density into Avogadro's number divided by molar mass. Is this clear? यस सर यस सर यहाँ पे था ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, ये भी आप निकाल चुके थे। चलिए, अब आपके पास है कुछ क्वेश्चन, लिखा है टू कंडक्टर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोल दिया मतलब रो दोनों का सेम, हैव द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ भी सेम। कंडक्टर A is solid wire of diameter 1 millimeter and conductor B is a hollow tube of outside diameter 2 millimeter and inside diameter 1 millimeter. Find the resistance ratio RA by RB measured between their ends. क्या बोलते हो? क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको? मेरे पास जो एक कंडक्टर है वो कैसा है, तो वो पूरी तरह से ठोस है, पूरे तरह से भरा हुआ है ऐसा। ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन बढ़ा हुआ है, उसका लेंथ है L। तो देखो करंट को पूरा का पूरा ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा, करंट को पार होने के लिए पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन। तो आप जब उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रो इंटू एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप पाई आर स्क्वायर ले लेंगे और रेडियस उसका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अभी आप इसको लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई पाई और यहाँ लिख देंगे 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। कोई हमसे पूछ सकता है कि सर मिलीमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, मीटर न यूज कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन रेशियो का है। जब हमको क्वेश्चन डायमीटर दिया हुआ है, आप रेडियस में क्यों लिखे हैं? अच्छा कर लें, हाफ कर देंगे। हाँ बस यही गलती था, यही गलती थी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अभी आप उसको है ना मीटर के जगह पे अगर कन्वर्ट भी कर दें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेशियो वाला है तो चलता है। हाँ रेशियो है। अब देखो जो मेरा बी कंडक्टर है वो कैसे बना, तो बी कंडक्टर थोड़ा अलग तरीके से बना हुआ है। बी कंडक्टर कैसे बना है कि वो कुछ दूर तक मटेरियल है और कुछ दूर तक खाली है। मटेरियल कहाँ है, तो मटेरियल यहाँ है, तो तुम्हारा करंट भी यही ना पास करेगा, बीच वाले खाली जगह में तो करंट पास नहीं करेगा। तो इस बार जो आप रेजिस्टेंस लेंगे ना उसमें जो लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन एरिया में आपको बस इस मटेरियल वाले पोर्शन का एरिया लेना होगा। जो हम एरिया लिख रहे हैं गौर से देखना, जो हम एरिया लिख रहे हैं पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, बोलो सही है? हाँ सर। जिसमें हम लोगों के पास लिखा B is a hollow tube of outer diameter and inside diameter। डायमीटर दिया है तो आप अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या बोलते हो, कर लोगे? फिर दोनों का रेशियो निकालोगे तो रो एल और पाई कट जाएगा, सॉल्व करो आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि करंट कहाँ से पास करेगा। करंट मटेरियल से पास करता है, बीच वाले खाली जगह से पास नहीं करता, इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो आपको वही एरिया लेना पड़ता है जिससे हमारा करंट फ्लो करे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लग जाओ, थोड़ा ट्राई करो इसको। चलो आपको बनाना है, ट्राई करो फटाफट सब कोई। सर वो रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है ना सर? हाँ हाँ हाँ, रो बी इक्वल्स टू 2 रो ए लिखा हुआ है, रो बी इज इक्वल्स टू 2 रो ए लिखा हुआ है। ठीक है जी। सर आपका नेटवर्क इशू है क्या सर? नहीं तो मेरा भी पहले आ रहा था सर का, नहीं हम ही लोग का है।
हम ही लोग का। अच्छा सर ऑप्शन सी, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, चलो और भी आने दो, बनने दो सबको फटाफट। लिखा वायर ए एंड बी हैव रेजिस्टिविटी रो ए एंड रो बी and have length LA and LB. If the diameter of the wire B is twice that of A and the two wires have same resistance, then this. तो आप रेजिस्टेंस A का लेंगे, उसको B के साथ इक्वेट कर दिए। आपके पास रेजिस्टेंस A है, उसको B के साथ इक्वेट कर दिए। यहाँ लिख दिए रो A सर डी आया सर मेरे लेंथ में। A बाई पाई रेडियस ऑफ A का स्क्वायर एंड दैट इज रो B लेंथ B बाई पाई रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप अभी आप गौर करो, पाई पाई कैंसिल, रो ए और रो बी का वैल्यू आपको एल ए और एल बी का रेशियो निकालना, आपको एल बी बाई एल ए निकालना है। तो एल बी बाई एल ए करो यार, एल बी में एल ए से डिवाइड करो। देखो पाई और पाई कट गया, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ। मतलब आर बी बाई आर ए का स्क्वायर और रो ए बाई रो बी। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। अब आप अपना परफेक्ट डाटा जो है वो पुट कर दीजिए। फिर से देखिए, रेडियस नहीं दिया है, क्या दिया है? डायमीटर दिया है। रेडियस, अरे डायमीटर दिया है तो क्या हुआ, यहाँ भी आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर में डायमीटर ऑफ बी बाई 2 और नीचे हो जाएगा डायमीटर ऑफ ए बाई 2 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा रो ए बाई रो बी का स्क्वायर। अब आप डाटा पुट करके बताओ कौन सा आंसर? बोलो बोलो। द डायमीटर ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, मतलब 2/1 और रो ए बाई रो बी इज 1/2। सॉल्व कीजिएगा तो 2:1 ना आएगा। यस सर। अरे रंग हो गया। क्या हो गया? कहाँ गड़बड़? बता रहा था अभी डी होगा, कहाँ गड़बड़? यस सर, मेरा थोड़ा गलत है। हाँ सर, तो लास्ट में गड़बड़। अरे ये सब ब्लेंडर है सर, क्यों? इन सब जब ऐसा घटना हो ना तो घर में मम्मी का बेलन है ना, बेलन, हाँ सर, खुद ही को दे दीजिए। मम्मी को ऐसे ही बोल दीजिए कि मम्मी जब भी हम आके ऐसे हाथ फैलाए ना, हमको 2 गो दे दीजिए। क्योंकि हम कुछ है ना ब्लंडर करके आ रहे हैं, तो ऐसे हाथ फैलाएंगे, मम्मी आपका आशीर्वाद चाहिए, 2 गो दे दीजिए। 2-4 दिन बेलन खाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, चलिए, ये तो आपका बना हुआ है तो नो कमेंट। क्या बोलता है? आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर। आप बोल देंगे कि सर शेडेड पोर्शन तो दिख ही नहीं रहा। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया इन द फिगर। अब हम आपको सिंपल बता देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। लेंथ है, थिकनेस है, मेड ऑफ द स्क्वायर सीट है, लेंथ है एल। और आप क्या करो ना, आप क्या करो सब कोई, आप ये वाला पोर्शन ले लो एक शेडेड और ये वाला पोर्शन एक शेडेड ले लो, बनाओ। जरूरी नहीं कि आंसर मैच करे, लेकिन हम आपको 2 शेडेड पोर्शन दे दिया, आप आंसर बताओ। जरूरी नहीं ऑप्शन मैच करे, आप शेडेड पोर्शन के हिसाब से आंसर बताओ। सर सी ने बस इंडिपेंडेंस होता है। इन दोनों पोर्शन के बीच कहने का मतलब करंट लेफ्ट से इंटर करेगा और वही करंट राइट से बाहर निकलेगा। हाँ सर। यस सर। तो जब आप इसका रेजिस्टेंस लिखिएगा तो आप लिखिएगा रो लेंथ बाई एरिया। बताओ लेंथ में क्या लिखोगे? एल लिखोगे। हाँ और एरिया में एल इंटू टी लिखोगे। हाँ सर। यस सर। हाँ, ये दोनों सब। एल कट गया तो क्या रो बाई टी आ गया? यस सर। ठीक है, तो क्या हम बोल दें इंडिपेंडेंट ऑफ एल? यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ यस सर। सर। चलो अगला देखते हैं किसका सही होता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, जल्दी जल्दी दौड़ाओ। दिमाग दौड़ाना, दौड़ के भाग मत जाना, दिमाग दौड़ाना। ओके, जल्दी जल्दी दौड़ के भाग मत जाना।
फटाफट बोलो। ए आ रहा है 5:3:1। आप हड़बड़ी में तो नहीं है ना, सोच लिए ना सारा चीज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आप क्या R इज इक्वल्स टू m बाई एन ई स्क्वायर टॉ L बाई ए लगाएं, या फिर आप R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए लगाएं? बताइए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएं? पहला वाला। आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड? अरे बोलो जल्दी। फर्स्ट वाला। फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट वाला ना? तो जरा बताना हमको, फर्स्ट वाले में ये m किसको स्टैंड करता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या बोलते हो? अरे हमको पता है यार, इन लोग को पता ही नहीं है। इन लोग है ना, जहाँ m देखता है टूट पड़ जाता है, जहाँ a देखता है बोलता है ए से एप्पल होता है, ए से एप्पल होता है, ए से एप्पल होता है, ए से एप्पल होता है। इसको पता ही नहीं कि ए से एरोप्लेन भी होता है। m देखा नहीं कि टूट पड़ा एकदम, ओ m है ओ। अरे यार वो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको सेकेंड इक्वेशन यूज करना है और उसको भी मास के टर्म में लाना होगा, मास के फॉर्म में। हाँ सर, लाना होगा अभी। आप देखिए, m आएगा सर। देखते हैं, पता नहीं क्या आएगा। हाँ। मास ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो एंड द लेंथ। मतलब आपका क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस का इक्वेशन चेंज करके मास और लेंथ के टर्म में लाना पड़ेगा। देखिए, क्या आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास लिखेंगे? यस सर। आपके पास जहां वॉल्यूम है वहां पे आप लेंथ इनटू एरिया लिखेंगे, यस ठीक है? आपके क्वेश्चन में लेंथ चाहिए और मास चाहिए, मतलब एरिया हटाएंगे, एरिया हटाना है, एरिया। तो जहां एरिया यूज हो रहा है वहां मास बाय लेंथ इनटू डेंसिटी पुट करें। अब आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखो, लेंथ L और एरिया के जगह पे मास बाय लेंथ इनटू डेंसिटी। अब ये ऊपर चला गया तो आपके पास ये आया रो इंटू L स्क्वायर डेंसिटी बाय मास। अब थोड़ा रुको, जरा देखो। अगर हम बोल दे कि कॉपर का वायर है, तो ना रो बदलेगा, रेजिस्टिविटी बदलेगा, ना डेंसिटी बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और डेंसिटी कॉपर का तो फिक्स्ड है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। तो रेजिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? L स्क्वायर बाई मास। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो आपको ऐसे सोचना होगा कि फॉर कॉपर रो एंड डी आर कांस्टेंट, रो और डी कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल विद L स्क्वायर बाई M। अब आप काम करें ना यार, रेजिस्टेंस 1 is 2, resistance 2 is 2, resistance 3 is actually L1 का स्क्वायर बाई M1 is 2, L2 का स्क्वायर बाई M2 is 2, L3 का स्क्वायर बाई M3। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। तीनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, जो आया वही आंसर। सर ऑप्शन सी। ठीक है, जो आया। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। तो ये डेंजर जोन दिखाई दे दिया। ये M किसको स्टैंड करता है? इलेक्ट्रॉन का मास स्टैंड करता है। तो आप उसको बदल कैसे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का मास बोलिएगा कि 5:3:1 रेशियो में है, मास इलेक्ट्रॉन का बदलता है जो रेशियो आप लोग ले रहे हैं। नो सर। चलिए 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9।
A silver wire has a resistance of 1.6 ohm at 25.5 degrees centigrade and a resistance of 2.5 ohm at 100 degree centigrade. Then temperature coefficient of resistivity, मतलब आपको अल्फा निकालना, अल्फा निकालना, अल्फा निकालना। जो आज आपके है ना ग्रुप में भी देख रहे थे कि सर वहाँ अल्फा लिखे हैं कि क्वेश्चन लिखे हैं, तो वहाँ अल्फा हम लिखे थे, क्वेश्चन नहीं लिखे थे, अल्फा लिखे। क्या दीक्षा समझ गया ना? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। आपको ये सिखाया गया है कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस नॉट 1 प्लस अल्फा टी। बोलो सही है? आप यहां से आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। आप इसको दो बार लेंगे, एक बार आप 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे रेजिस्टेंस 1.6, फिर एक बार आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे रेजिस्टेंस 2.5। आप दो इक्वेशन यहां से बनाएं। जब आप बात करते हैं एट 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप रेजिस्टेंस के जगह पे लिखेंगे 1.6 ओम। ये तो 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस है, रहने दो। 1 प्लस अल्फा और टेम्परेचर के जगह पे 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये इक्वेशन 1 है। जब आप बात कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो रेजिस्टेंस के जगह पे आएगा 2.5 ओम। ये R0 है, यहाँ 1 प्लस अल्फा और 25.5 के जगह पे यहाँ पे आ गया 100। ये इक्वेशन 2 है। आप जस्ट दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, जैसे ही डिवाइड कीजिएगा R0 कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1.6 और 2.5 आएगा। R0 कट गया। 1 प्लस अल्फा 25.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 100 आएगा। सॉल्व करके अल्फा निकाल दो, आंसर। क्या तुमको समझ में आया क्या हुआ है? यस। दो अलग अलग टेम्परेचर 25.5 पे 1.6 ओम था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.5 ओम है। तो वहां से आपको रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब अल्फा निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू आपको इस तरह से प्रोसेस करके निकालना होगा। कहीं किसी को डाउट समझने में? चलो बढ़िया है, गुड, वेरी गुड। चलो बनाओ इसको थोड़ा फटाक से, जरा देखते हैं कितना ट्रिक यूज करते हो। अच्छा, इसको बनाने से अच्छा है ना आप इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को पहले बनाएं। आप इस क्वेश्चन को बनाएं, तब है ना पीछे जाके फिर से बनाएंगे। पहले इसको बनाएं, पहले आप इसको बनाएं। चलिए लग जाइए फटाफट। सर मेरा स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रहा है, प्लीज क्वेश्चन रीड कर देंगे? हाँ बिल्कुल, लिखा है ऐसा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम if length is increased by 25% by stretching the wire uniformly। अगर आप उसके लेंथ को 25% इंक्रीज करते हैं by stretching the wire uniformly, then the resistance of the wire will be, नया रेजिस्टेंस क्या होगा तुमको ये बताना है। अगर आप उसके इस लेंथ को 25% स्ट्रेच कर देते हैं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये तुमको बताना है। चलो बनाओ। सर ये होगा 12.5 सर। नहीं, ये पता नहीं, ये तो आप सॉल्व करेंगे ना, फिर जो होगा देखेंगे ना। तो ए मतलब ए ही आ रहा है ना सर, ए ही आ रहा है सर। हाँ क्या होगा? 15 सी नंबर सर, सी नंबर। वो सी आ रहा है। हाँ सर। अच्छा 15.6 भी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, अभी भी 3 वो बाकी है।
एक वर्ड बोलो जिसपे क्वेश्चन पूरा डिसाइड होगा कि ये इसी से बनेगा, इसी पे अगर कोई सोचेगा तभी बनेगा। बोलो तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड खोजो जिसको अगर आप ध्यान दीजिएगा तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बोलिए, दिमाग दौड़ाइए तो थोड़ा। कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी वॉल्यूम गुड, ही होगा, वेरी गुड। स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेच होगा। हाँ सर, क्योंकि स्ट्रेच होने पे वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सर मेरा सी आया। हाँ मेरा भी सी आया। आर प्रोपोर्शनल एल का स्क्वायर यूज करेंगे। तो जब हम आर इनिशियल लेंगे तो प्रोपोर्शनल लेंथ इनिशियल का स्क्वायर, और जब हम आर फाइनल लेंगे तो प्रोपोर्शनल एल फाइनल का स्क्वायर। मतलब आर इनिशियल बाई आर फाइनल इज इक्वल्स टू लेंथ इनिशियल बाई लेंथ फाइनल का स्क्वायर। लेंथ इनिशियल कितना है तो क्वेश्चन में 10 मीटर है, और लेंथ फाइनल कितना है तो 10 मीटर प्लस 10 का 25% उसको स्ट्रेच किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो। यस तो क्या उसका स्क्वायर होगा? तो यहाँ पे 10 और नीचे 12.5 हुआ। यस सर। ठीक है, अब चलिए आइए थोड़ा गुना गणित कीजिए। क्या मिला? इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, और नीचे आर फाइनल हम लोगों को निकालना है। चलिए भाई, 100 का 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 12.5 का स्क्वायर करो। देखो 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 देखो, पता नहीं कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 144.6 समथिंग। आप इसको ऐसे कट कर लिए, इसको सॉल्व किए, तो क्या आपका रेजिस्टेंस फाइनल 14.46 या यू कहो 14.5 ओम आया। यस सर। किसका सही? किसका सही? नहीं सर, मेरा तो ऑप्शन सी आया। नहीं तो कैसे आया ऑप्शन सी आपका? बताएंगे ना? 12.5 का स्क्वायर ना करना था। हाँ, तो 15 ये आया क्या मल्टीप्लाई करने से? हाँ सर, 14 Yes, नहीं sir. आएगा सर। अच्छा, तो हो सकता है, हो सकता है। बस हमको स्क्वायर करना, और हमको कुछ नहीं है। अगर हो सकता है स्क्वायर आपका आया तो आएगा। तो स्क्वायर आएगा क्या है? हाँ 156.25 सर। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, वही होगा। तो कोई इशू नहीं, स्क्वायर करना है बस। 156.2 तो आपका आ गया 15.6 ओम। वेरी गुड, एकदम से हाँ, सर। ठीक है। ठीक ठीक, very good। तो ये चीज है आपके पास, और इसी कैलकुलेशन को आपको मद्देनजर रहना चीज करना है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस पे कमांड करें। आपको हर एक क्वेश्चन पे ये स्ट्रेचिंग वर्ड क्वेश्चन को डिसाइड करना है कि बनेगा कैसे। अगर वहां रहता कि नहीं भाई स्ट्रेच नहीं किए, कट किए, कुछ किए, तो आर प्रोपोर्शनल एल होता, लेकिन वहां स्ट्रेचिंग है, तो स्ट्रेचिंग पे ध्यान दो। अच्छा, कलर ऑफ द रिंग। अच्छा, कलर है, कलर कोड है रजिस्टर का, इसमें है ना, हम आपको इसको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको इसको अलग से पढ़ा देंगे। पढ़ाना क्या है, थोड़ा सा एकदम सिंपल सा चीज होता है, हम उसको बता देंगे। लेकिन अभी चलिए दूसरे फेज में है, दूसरे तरीके से काम। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। लग जाइए फटाफट, समय नहीं है, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हम लोगों को स्पीड भी बढ़ाना है। ठीक है, आप घर में बैठेंगे ना तो इतने ही देर में हो सकता अभी आप 5 क्वेश्चन बना रहे होते, 10 क्वेश्चन बना रहे होते, या हो सकता नहीं बना रहे होते। लेकिन जब आप यहाँ लगे हैं तो थोड़ा जोश के साथ लगिए, काम कीजिए, फटाफट स्पीड बढ़ाइए। चार्ज का इक्वेशन दिया है, तुमसे करंट का वैल्यू पूछा है, तो क्या हम लोग करंट इज इक्वल्स टू dq/dt पढ़े हैं? यस सर। बस उसको डिफरेंशिएट करो, टाइम का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट आंसर। जल्दी आंसर बताओ, ये हम सॉल्व करने नहीं जा रहे। 53 सर। 53 है सर। चलो ठीक है, तो 53 एम्पेयर सर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस सिंपल सिंपल करंट इज इक्वल्स टू dq/dt करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसमें जहां भी होगा हम टाइम के जगह पे 5 सेकंड पुट कर देंगे। और जैसा आप बोल रहे हैं, हम एकदम मान रहे हैं कि 53 एम्पियर आंसर होगा। बिल्कुल
हाँ सर। चलिए यस सर। चलो बताओ जरा 14 थ्योरी टाइप क्वेश्चन। ए नंबर से क्वेश्चन पढ़िए ना सर, मेरा क्लियर नहीं है। तुम लोग क्या बोलते रहता है? ए ऑप्शन। हाँ सर ए हाँ दिखा, मधुपुर को बुझा गया। हाँ ठीक है यार, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो देखो, लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप किसी भी पर्टिकुलर मेटल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के साथ उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। आपको ये सोचना है कि क्या कारण है ऐसा जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। द कोलिजन ऑफ द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका आपस में टक्कर इंक्रीज करता है। दूसरा ऑप्शन है the collisions of the conducting electron with the lattice consisting of the ions of the metal increases। जो मेटल का जो अपना लैटिस है उसके साथ कोलिजन इंक्रीज, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आपको क्या लगता है, ए या बी? ए इज योर करेक्ट आंसर। ए इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ए इज योर करेक्ट आंसर। जब आपस में टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और उसी रिलैक्सेशन टाइम के घटने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बोलते हो, सही है? बढ़ेगा। हाँ सर। ठीक है, तो उसी रिलैक्सेशन टाइम के घटने की वजह से है ना, उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, वो वैल्यू इंक्रीज करेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ऑप्शन भी थोड़ा समझा दीजिए ना उसका। ऑप्शन बी क्या है ना कि जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप कभी भी मेटल्स का फॉर्मेशन या कोई भी सॉलिड का अगर आप फॉर्मेशन करते हैं तो उसका कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो करेक्ट लैटिस साइड को ऑक्यूपाई करके रखता है। बोलो सही है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहा होता है उसमें लैटिस अपने जगह पे ही रहता है। ठीक है, सॉलिड मेल्ट तो नहीं ना तुम किया है, सॉलिड को मेल्ट कहाँ किया है, थोड़ा गर्म हुआ है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तब बदलता है जो वो अपने ही दूसरे सहपाठी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए, सहपाठी कलीग्स, ओके, उसके साथ टकराए। तो अब हम भी चल रहे हैं, मेरा बगल वाला इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, दोनों के बीच टक्कर हो गया, इसको ना आप लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ठीक है, इन सब के साथ कोलिजन का वैल्यू है ना उतना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि इसको आप कंसीडर करके चले, तो आपको ये लेके चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, मतलब कोई पोटेंशियल आप अप्लाई नहीं किए। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू मेटालिक वायर इज जीरो बिकॉज। क्यों? जब पोटेंशियल आप अप्लाई नहीं करते हैं तो करंट का जो फ्लो है किसी मेटालिक वायर में वो जीरो होता है। कारण बताओ। सी नंबर सर। बी। सर बी होगा। बी होगा। बी वाला आप बोल रहे हैं ना? डी होना चाहिए। देखो एक चीज, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि जब आप इलेक्ट्रॉन किसी मेटल का पीस ले लेते हैं, मान लीजिए ये मेटल का पीस है, इस मेटल के पीस में कोई करंट क्यों नहीं है, बताओ तो। क्योंकि स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन से दोनों साइड से निकल रहा है। निकल उकल नहीं रहा, निकल उकल नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी हाई वेलोसिटी से रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब उसके पास जो वेलोसिटी है क्या वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या थर्मल वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। आप अपने कॉपी को देखिएगा,
थर्मल वेलोसिटी विल बी इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power 4 to 5 मीटर पर सेकेंड। आपको लिखा है क्या? 4 to 5, yes sir, yes sir. ठीक है, हाँ, तो सर। क्या हम लोग उसको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, मतलब कंपैरिजन में मान सकते हैं ना, आसपास Yes, नहीं sir, मान सकते, आसपास है। कंपैरिजन में तो मान सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप पोटेंशियल बाहर से अप्लाई नहीं किए हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वर्ड तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट तभी लगेगा जब हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई हो। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल का कोई डिफरेंस ही अप्लाई नहीं है तो ड्रिफ्ट वर्ड नहीं लगेगा। जो भी होगा वो रैंडम डायरेक्शन में होगा विथ अ स्पीड, और ये स्पीड कहने का मतलब है थर्मल। हाँ सर। थर्मल, तो थर्मल वाला जो है वो क्लोज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो होता ही है। क्या बोलते हो, सही है? Yes sir, हाँ yes. सर। सो सी इज मच एप्रोप्रिएट। हम आपसे एक चीज पूछते हैं, सुनिएगा ध्यान से, एक चीज पूछते हैं, आप सुनिए। आप जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाए हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस एब्सेंट, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वर्ड तभी आएगा जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें। और ये याद रखा जाए कि जो हमारा थर्मल वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 4 to 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 into 10 to the power 8। आप इसमें मान सकते हैं, आप कंपैरिजन मान सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो सी आंसर इज मोर एप्रोप्रिएट। बहुत वेलोसिटी है लेकिन उसका रैंडम है, इसका रिजल्टेंट जीरो है, दैट्स व्हाई उसके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो नेट फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शन से वो कैंसिल हो जाता है और करंट का वैल्यू जीरो होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes क्या सबको अगले दिन याद रहेगा ये सब? sir, yes sir. चलिए बढ़िया, देख के आंसर बता दो यार। अब इसमें 4 घंटा मत लगाना। देख के आंसर बता दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। बी। हाँ सर, बी होगा सर। Sir, B. सर रेजिस्टिविटी का मतलब वो रहता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ सर। 17 नंबर ओम्स लॉ बहुत सुना है। बताओ ओम्स लॉ को अगर मेजर करना है तो इसमें से कौन सा सेटअप आप यूज करेंगे? ए बी सी डी। आप ओम्स लॉ को अगर मेजर करना चाहते हैं तो कौन सा सेटअप यूज करें? ये लोअर क्लास से उठाया हुआ क्वेश्चन, हम देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट आता है कि ये एक्चुअली है ना मेंस में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये लोअर क्लास का क्वेश्चन है, 9-10 का क्वेश्चन है जो मेंस में भी पूछा है। आपको बताना है Sir, D. D sir, D. Sir, D. हाँ सर। क्यू डी? Sir, A. अच्छा क्यू ए। सर वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट रहता है और ए मीटर सीरीज में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस यही लाइन सुनना था। ओह राइट। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है क्योंकि उसको Parallel पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करना है। और जो एमीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, एमीटर सीरीज में। आप देखिए आप देखिए आप देखिए, जरा गौर कीजिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर का गलत पोजीशन है, ठीक है ना? ये पोटेंशियल डिफरेंस रीड ही नहीं कर पाएगा, ये है ना इन दोनों के साथ ऐसे कनेक्टेड है। आपको यहां देखना चाहिए वोल्ट मीटर इन पैरेलल और एमीटर इन सीरीज। ये देखो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस में ये पूरा रेजिस्टर आ जाएगा, उसके साथ वोल्ट मीटर पैरेलल में है और इससे जितना करंट निकला है वो सब करंट एमीटर से पास होगा, तो एमीटर सीरीज में है। तो याद रखना कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होना चाहिए, मस्ट बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट में होना चाहिए। और एमीटर हमेशा है ना सीरीज में होना चाहिए, तभी आप है ना ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकेंगे। V = IR को आप वेरीफाई कर सकेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट यार,
मेंस में क्वेश्चन आया है, लोअर क्लास का भी क्वेश्चन। चलिए लग जाइए, फटाफट आंसर दीजिए। सर डी। सर ए। Take your time. Potential difference is applied across the end of a metallic wire. If the potential difference is doubled, the drift velocity will be, drift velocity पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको ये सोचना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल के डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। सर ए डबल होता है। बोलो, हो गया? यस सर ए होगा। सर ए। अच्छा, क्या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई टॉ बाई एम पढ़े हैं? नेगेटिव साइन छोड़ दो, डायरेक्शन है। और इसमें भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ पढ़े हैं। तो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेगेटिव हम छोड़ देते हैं, ई पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, आगे टॉ और नीचे एम है। इसका मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल के डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो गेट्स डबल। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। सर बी और सी ऑप्शन समझा दीजिए। क्या? बी और सी ऑप्शन। बी और सी क्यों समझा दे जब ए सही है तो? हाँ तो गलत है वो दोनों। वो है क्या दोनों? बी में हाफ लिखा है, सी में क्वाड्रुपल लिखा है। और है हाँ, और सी में से गुना और एक आधा। क्वाड्रुपल्स, क्वाड्रुपल्स मतलब 4 गुना। हाँ सर आगे बढ़िए। का पूछते रहता है यार हमसे तो। इंग्लिश चेक कर रहा है क्या मेरा? चलो बोलो आंसर। सर ए। सर थोड़ा With the rise of temperature, with the rise of temperature, with the rise of temperature, the resistivity of semiconductor डिक्रीज है। decreases. सर ए। देखो 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 देखो, एक है हम लोगों के पास मेटालिक कंडक्टर, और एक है हम लोगों के पास सेमीकंडक्टर। सर ए होगा। ये दोनों ऐसा है, ये दोनों ऐसा है जो करंट को कंडक्ट करता है। तीसरा इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर करंट को कंडक्ट ही नहीं करता। तो आपके पास मेटालिक कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, मेरी बातों को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मेटालिक कंडक्टर को शॉर्ट फॉर्म में m डॉट सी लिख देते हैं, या सेमीकंडक्टर को s डॉट सी लिख देते हैं। जरा बार करना, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू इंक्रीज करता है, जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ओके, लेकिन अगर आपके पास कोई एक सेमीकंडक्टर है और आप टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो याद रखना कि उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है।
सही है। हाँ सर। आपको एक Yes. छोटा सा आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। आज से 15-20 साल पहले अगर घर में कंप्यूटर लगाना था तो आपको पता था एक कंडीशन क्या था कि जिस रूम में कंप्यूटर रहेगा वो एसी होना चाहिए, मतलब एयर कंडीशन होना चाहिए, ताकि उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, नहीं तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। अरे भाई कंप्यूटर खराब हो जाएगा उसका मतलब क्या है, जरा सुनिएगा, एकदम सिंपल सा आपको 2 मिनट का हिस्ट्री बताते हैं। इंजीनियर लोग क्या करता है सुनो। जहां मान लो जैसे इस रूम में अगर हमको कंप्यूटर लगाना है, देखो इधर एक कंप्यूटर पड़ा है, उधर एक कंप्यूटर पड़ा है, मतलब आपका क्लासेस जो चल रहा है हम सब जगह देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस रूम को पहले परफेक्टली एसी होना चाहिए, तभी हम रूम में कंप्यूटर लगा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या था ना कि आप देखिएगा अगर आप कंप्यूटर को असेंबल होते हुए देखेंगे तो कितना बड़ा सा है ना, चमकीला क्वाइन के जैसा कोई चीज लगाता है जिसको आप प्रोसेसर कहते हैं। हाँ प्रोसेसर एक्चुअली सेमीकंडक्टर का होता है। अगर आप कंप्यूटर को थोड़ी देर चला लीजिएगा ना तो कंप्यूटर गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर है, तो गर्म होने की वजह से खुद अपने ही टेम्परेचर की वजह से उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, वो ज्यादा करंट कंडक्ट करने लगता है, और अपने ही करंट की वजह से वो जल जाता है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए जिस Yes, रूम sir. में, इसलिए जिस जगह पे आप कंप्यूटर लगाते थे उसको एयर कंडीशन बना के उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता था, थोड़ा ठंडा रखा जाता था। अब देखो इंजीनियर लोग बोला रुकिए, झमेला इस प्रोसेसर के साथ है ना, तो लोग क्या किया, अभी देखना सीपीयू पीयू बनता है या लैपटॉप टॉप होता है तो देखना प्रोसेसर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ रहता है। Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर। वो लोग क्या बोला रूम को क्या एसी करना, इसी को ना ठंडा रखना है, तो उसी के ऊपर फैन लगा दिया, ठीक है। अब वो उसको ठंडा रखता है। अब रूम क्या, रोड पे भी आप लेके लैपटॉप बैठे हैं और डेस्कटॉप लगा हुआ है, कहीं भी काम हो रहा है, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. तो आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे देखिएगा, जो हम आपको कहानी 2 मिनट समझाएं, मेरी बातों को समझिएगा कि सेमीकंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो समय के साथ, जिसका रेजिस्टेंस जो है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। जबकि मेटालिक कंडक्टर में उल्टा होता। ओके, उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लग जाइए काम पर। C होगा sir. लेंथ कितना कितना है एक बार थोड़ा सा। 1:2, 2:1, 1:1, 1:3। कौन सा आंसर? अरे हम बोले कि लेंथ है L and 12 और रेडियाई है R and 2R। पूछा है व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Sir, A. Sir, A. Sir, A. ए आ गया सबका? Yes, sir. A, sir. सबका आ गया? कंफर्म आ गया? कंफर्म आ गया कि कोई डाउट है? यस सर। Confirm है sir C पे. सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, मेरा भी वही आया। कैसे? Specific resistance ये dimension पे depend नहीं करता और material पे करता, तो दोनों copper का है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे सर। हम बोले ना आप लोग वर्ड्स मेंशन नहीं करते, आप लोग वर्ड्स को ही भूल जाते, आप लोग वर्ड्स का ध्यान ही नहीं देते, आप लोग डाटा पे खाली ध्यान देते हैं, आप लोग केवल डाटा पे देखते हैं, आप लोग सबका नजर यहाँ है, आपका नजर इस पे है ही नहीं। अरे यार ये तो रेजिस्टिविटी ना पूछ रहा है, हाँ सर। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। डिपेंड। हाँ इसको क्या मतलब कि वो डायमेंशन आपका लेंथ हो, एल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, आर हो, 2R हो, 4R, उससे कोई मतलब है उसको? नहीं ऊपर सर। भी कॉपर है, नीचे भी कॉपर है, ऊपर भी नीचे भी कॉपर है, 1:1। क्या बोलते हो, Yes, समझ sir. में आया? हाँ सर। Yes, sir. आशुतोष आया है क्या? Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अभी को समझ में आ रहा है? अभिषेक अभी
कुछ बोल रहा, आवाज नहीं आ रही। नहीं सर ठीक है। हाँ ठीक है। और कौशिक समझ रहे हो? यस सर। मनीषा, नूपुर, प्रियंका, पुष्कर, राहुल, ऋचा, रितिका, आप में से किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम? शुभांकी, विशाल, यामिनी, राइट सर। नो सर। चलो फिर ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है उसको भी कवर अप कर लें। तो आप लोग रात वाला प्रोग्राम में फिट नहीं बैठ रहे हैं क्या? सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब राइट है, हमको कोई प्रॉब्लम है सर। लेकिन सर सुबह और शाम दो बार 3 घंटा दिक्कत। नहीं यार, ये नेट तो हम भी खत्म सब, हो जाता है सर। नहीं दो बार 3 घंटा तो नहीं होना चाहिए, तो हम भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज हम जान रहे हैं कि जो सीक्वेंस में काम हो रहा है और आप लोग कर रहे हैं ना, आप इस चीज को समझिए कि बहुत हद तक है ना आपका 11 का जो मतलब गलती था, गलती मतलब चैप्टर गलती नहीं होता है, वो मेंटेलिटी जो था वो है ना बहुत हद तक सुधर चुका है। थोड़ा और काम बाकी है, थोड़ा और काम बाकी है। क्या मेरी बातें को समझ पा रहे हो? हाँ ठीक सर। है ना? यस सर। तो आज भी है ना, जैसे जेके सर से बात हो रही थी और भी सबसे बात हो रही थी, अगर हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे ना, तो है ना एक सीक्वेंस जो हम लोगों का मेंटेन रहता है वो बिगड़ने लगेगा, समझे? तो आज है ना आपका इवनिंग में भी क्लास है, अभी 7:15 से भी आपका वेक्टर का क्लास है, प्रोडक्ट है, क्रॉस हाँ, प्रोडक्ट सर। है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ाएंगे। फिर आपके पास 9:15 से है ना मतलब मंजीत सर का क्लास लगा हुआ है। आज क्लास लंबा नहीं चलेगा, कुछ देर का ही आज क्लास होगा, लेकिन अपना एक पर्सनल थिंकिंग ऐसा है कि चीजों को है ना अगर इवनिंग में रखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सुबह में ही देखो आज जैसे आशुतोष और भी 2-3 विद्यार्थी लोग जो थे वो लोग स्कूल चले गए, सही है ना? सर थोड़ा हमको काम था इसलिए गया था, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि हम लोग इस चीज में अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में होता ये है ना कि बहुत सारे बच्चों लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ हम लोग है ना कर ले। मॉर्निंग में भी हम चाहते हैं, लेकिन है ना दोनों समय में आपका मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, हम लोग के पढ़ाने से नहीं होगा, आपके खुद के पढ़ने से होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप रखिएगा कि आज इवनिंग में होगा, फिर हम लोग इसको डेफिनेट करके फिर आपको हम बता देंगे, लेकिन आप रखिए कि इवनिंग वाला क्लास चलते रहेगी। अगर हमको मॉर्निंग में जरूरत पड़ा या आप लोगों को अगर ऐसा जरूरत पड़ा, जो हम आपको लास्ट डे बोले थे कि 1:1 वाला चलेगा, तो उसको हमें ना केवल 1 घंटा भी नहीं, हम उसको 45 मिनट में ले जाएंगे। 40-45 मिनट का एक क्लास स्टार्ट, छोटा सा स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर पूरा एक चैप्टर रिवाइज कराएंगे, ताकि आपको है ना फॉर्मूला जो होता है नहीं, जो भूल जाते हैं, अभी आप हमसे पूछ लीजिए और हम आपसे पूछ ले, दोनों में अंतर है ना, उस अंतर को हटाना होगा फॉर्मूला। तो उसके लिए हम सोचते हैं, लेकिन आज रात का क्लास करना ध्यान से, बहुत बड़ा नहीं चलेगा, छोटा होगा, लेकिन एंजॉय कीजिए, पढ़िए। बोलो होगा सर। क्या? सर ऑर्गेनिक का आप लोग यूट्यूब पे क्लास नहीं लेंगे क्या? अरे एकदम आप नहीं समझे, पिछले दिन कंडक्टर नाइट खत्म हुआ है ना, मेरा अगला क्लास ऑर्गेनिक का ही लगा हुआ है, मेरा अगला क्लास ही ऑर्गेनिक का लगा हुआ है। पिछले दिन कंडक्टर वाला खत्म हुआ, अभी मेरा अगला क्लास अगले दिन ऑर्गेनिक का ही लगा हुआ है। ऑर्गेनिक में हम है ना आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, दो में से एक उठाएंगे, वो हम लोग है ना बना रहे हैं, देख रहे हैं, जैसा बन जाएगा उस हिसाब से जाएंगे। ओके सर रोटेशनल का मोस्ट सब करा देंगे, टेंशन नहीं, सर ठीक है सर। सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, आप केवल पढ़ते रहो, ठीक है? चलो लग जाओ इस पर, सब करा देंगे भाई, सब करा देंगे, आप 12, 11 सब करा देंगे, बस हमको समय तो दीजिए, आप समय दीजिए और देखिए फिर मजा। 60 watt 60 volt lamp is connected to 60 volt DC, ठीक है, सप्लाई। The number of electron passing through the lamp in 1 minute is,
आप लोगों को पावर का फॉर्मूला आता है, देखो हम पावर आपको पढ़ाए नहीं है, पावर आपको पढ़ाए नहीं है। चलिए वेट करते, पीछे जाते हैं हम लोग, यहां से हम लोग अगले दिन न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे। अभी है ना थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पोर्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। जहां तक हम लोग डिस्कस किए थे उसके बाद ही हम लोग के पास है ना पावर है, ठीक है ना। ये देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट रेडिएटेड व्हेन करंट आई पासेस थ्रू एनी पर्टिकुलर रजिस्टर। तो हम लोग के पास पावर है, पावर का क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल में अगले दिन से प्रोसीड करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, हमको ये बताओ कि किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से अगर हम करंट आई को पास कराते हैं तो वो कंडक्टर, वो रजिस्टर जो है वो हीट को रेडिएट करता है। आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पहले लॉजिक को समझिए, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये एक रजिस्टर है और फिर ये ऐसा है। जब इसके अंदर आप करंट को लेफ्ट से राइट की तरफ भेजते हैं, करंट I इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करंट I इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ सी दैट कि अगर करंट मेरा A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा है तो एक बात तो तय है कि A पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो B पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। बोलो सही है या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर मेरा करंट t टाइम के लिए फ्लो करे तो आखिर t टाइम के अंदर वो कितना चार्ज लेके आगे बढ़ा है? क्या करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा? Q इज इक्वल्स टू I डॉट टी। यस सर। ठीक है, मतलब आप A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ, A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ चार्ज का वैल्यू है ना फ्लो कर रहा है। A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ इतना चार्ज t टाइम में फ्लो किया। जब ये चार्ज पोटेंशियल A से मल्टीप्लाई हो, देखो जब ये चार्ज A पे था तो Q इंटू VA, ये A का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, सुनिएगा लाइन सुनिएगा, आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते, आप लोग खाली डाटा डाटा देखते। जब ये चार्ज A पॉइंट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का हुआ Q इंटू VA। आवाज आ रही है? यस सर। जस्ट एक मिनट, ठीक है। जब ये चार्ज हम लोगों के पास A पॉइंट पे था तो जब हम चार्ज को VA से मल्टीप्लाई किए तो वो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हुआ। और जब हमारा चार्ज B पॉइंट पे पहुंचा तो जब हम इस चार्ज को B पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किए तो वो B का पोटेंशियल एनर्जी हुआ, चार्ज का B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हुआ। बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि A से B का पोटेंशियल कम है, A से B का पोटेंशियल कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही चार्ज A से B को मूव करेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। बोलो सही है नहीं? यस सर। Yes, sir. डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी में जितने का डिक्रीज हुआ, जस्ट एक मिनट, इतना सारा पैरामीटर है ना चलो देखो ध्यान से। तो हम लोग को ये पता चला कि जब यही चार्ज है ना A पॉइंट से फ्लो करके B पॉइंट पे जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। अब सोचो, अगर चार्ज हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता है, तो एनर्जी जितना भी चार्ज का घटेगा वो सब कहां गया? तो वो सारा का सारा एनर्जी इस रजिस्टर से इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन लॉस हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। जब ये चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा। उसके पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज रजिस्टर से इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन फ्लो करेगा। तो आपका जो हीट निकला है वो कुछ और नहीं है, वो जो हीट निकला है वो एक्चुअली जो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज है, वही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हुआ है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब देखिए छोटा सा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन पे आप आगे कर लें। लिखा है when Q moves from A to B its energy decreases and this decrease in energy will be radiated from resistor in the form of heat or radiation,
तो आप बोल सकते हैं कि हीट लॉस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ए माइनस बी का पोटेंशियल, हीट लॉस क्यू कॉमन ले लो, वी ए माइनस वी बी। आप इसको लिख सकते हैं हीट लॉस विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, वेयर वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है। आप क्यू के जगह पे आई टी लिख दें, क्यू के जगह पे आई टी लिख दें, भी पहले से मौजूद है। मेरी बात समझना ध्यान से, ये फिगर अभी बहुत काम आएगा। पहले इधर तो हीट लॉस का एक फॉर्मूला आया वी आई टी, ये रहा। सोचो क्या हम आई को भी बाई आर लिख दें तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टी। यस सर। और अगर हम भी को लिख दे आई आर तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का 3 इक्वेशन, एक है वी आई टी, एक है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एक है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। चलो एक बार बोल दो, तीनों फॉर्मूला बोलो फटाफट, तीनों फॉर्मूला बोलो फटाफट। वी आई टी वी स्क्वायर आर बाई टी आई स्क्वायर आर आई टी। स्क्वायर आर टी ठीक फिर आई स्क्वायर आर। ठीक, अब यहां से सुनिएगा, एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड क्या होता है? हीट का लॉस पर यूनिट टाइम। रजिस्टर से जो हीट का लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम, रजिस्टर से जो हीट का लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को आप पावर कहते हैं। तो पावर के लिए आपके जो हीट का तीनों फॉर्मूला है, तीनों में आप टी से डिवाइड कर दें। टी से डिवाइड कीजिएगा तो वी आई आएगा, टी से डिवाइड कीजिएगा तो वी स्क्वायर बाई आर आएगा, टी से डिवाइड कीजिएगा तो आई स्क्वायर आर आएगा। ओके, तो पावर डिसिपेटेड, जो पावर का लॉस होता है दैट इज आइदर वी आई वी स्क्वायर बाई आर या फिर आई स्क्वायर आर। तो आपको हीट का लॉस मिला, पावर डिसिपेटेड का इक्वेशन मिला। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हारे पास एनर्जी क्राइटेरिया पे, हीट पे, पावर पे बेस्ट है वो ये है, बहुत काम का है और क्वेश्चन रहता ही है। इन सब पे न्यूमेरिकल हम लोग का अगला सेक्शन, अब इसके बाद जो था न्यूमेरिकल तुम देखी था, उसमें हीट इन्वॉल्व था तो वहां चलेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का, इस फिगर का सहारा लेना पड़ेगा। ये फिगर देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। मेरे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेरे बैटरी का रोल क्या है और रजिस्टर का रोल क्या है, हमेशा समझना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहने का मतलब हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। रजिस्टर को पास आप जैसे ही करते हैं लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ओके, क्या होता है समझने का कोशिश करें, क्या होता है समझने का कोशिश करें। बैटरी क्या करता है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे रख देता। बैटरी क्या करता है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे रख देता है। अब जब ये चार्ज रजिस्टर को पार करता है तो रजिस्टर के पार करने के साथ वो हायर से लोअर पोटेंशियल पे गिर जाता है। हायर से पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल पे गिरता है, उसका जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होता है वो सब यहां से हीट या रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर क्या होता है, फिर वो चार्ज लोअर पोटेंशियल पे रहता है और फिर जैसे ही वो बैटरी पास पहुंचता है, बैटरी फिर से उसको उठा के हायर पोटेंशियल पे रख देता है, बैटरी फिर से उसको उठा के हायर पोटेंशियल पे रख देता है। मतलब चार्ज देखो, देखना ध्यान से समझना। अगर हम आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को यहां पे ऐसे बनाएं, अगर हम आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को आपके सामने ऐसे बनाएं और हम इसका ग्राफ आपको दिखाने का कोशिश करें, हम इसका ग्राफ आपको दिखाने का कोशिश करें। देखिए जी, ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम, आपको ग्राफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं इसका, जरा गौर कीजिएगा। देखिएगा, देखिए ये सब है हम लोगों का लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, फिर लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। मान लो इसको जीरो मान लो, इसको भी जीरो मान लो, इसको कुछ भी मान लो। तो देखो होता क्या है, लोअर लोअर लोअर, ठीक है। जैसे ही निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाएगा,
फिर आप हायर 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 यहाँ पे रहिएगा हायर, ओके। फिर आप जैसे ही रजिस्टर पार कीजिएगा पोटेंशियल घट जाएगा और फिर जीरो। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी क्या करता है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पे रख देता है। फिर ये चार्ज हायर पोटेंशियल पे जाता है, रजिस्टर मिलता है, फिर से उसको धड़ाम से लोअर पोटेंशियल पे ले आता है, फिर ये लोअर से आता है, फिर बैटरी उसको उठा के हायर पोटेंशियल पे रखता है, फिर ये जाता है रजिस्टर में, फिर गिरता है, फिर आता है, फिर उसको है ना बैटरी उठा के हायर पोटेंशियल पे रख देता है। बात समझ में आ रही है बैटरी का काम? अरे सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है। तो ये रहा आज आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा न्यूमेरिकल विद सम न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल भी था, थ्योरी भी था, सब कुछ मिला जुला था आज। नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। कहीं किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट, हीट में कहीं किसी को डाउट? ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एचसीबी का कहाँ तक बनाना सर? एचसीबी में आप है ना शुरू से लेके हम लोग 10 तक बनाए थे। आप 10 छोड़ दीजिए, शुरू से लेके आप है ना लगभग है ना 40 तक बनाने का कोशिश करें। यस सर। 40 बीच में रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आप वैसे ही सोचेंगे जैसे कि आप कभी सोच के रखे थे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, वैसे अगले दिन हम आपके रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में इंटर कर जाएंगे, ओके। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं अगले दिन। अभी आपका जो भी आगे का क्लासेस है वो रहेगा एज इट इज। थैंक यू। नेक्स्ट आगे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।